हेलो बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार। तो सेल का जो पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे उसका नाम इतना बड़ा नाम है, मगर डरना नहीं है। नाम बड़ा है मगर अगर आप मतलब समझ लेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडो मतलब इनसाइड। एंडो का क्या मतलब होता है बच्चों? इनसाइड। तो इस शब्द का मतलब तो हो गया इनसाइड साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो एक ऐसा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर है उसको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म है ER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो पूरा लिखेंगे, मगर पहली बार पूरा लिखने के बाद आप उसको सिर्फ ER भी लिख सकते हैं। ये ऑर्गेनेल, ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये प्लांट्स एनिमल दोनों में होगा, तो ये सेल हम एनिमल सेल ही ले रहे हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस आप लोग ने रिवाइज करा ना, उसमें न्यूक्लियर पोर्स रहते हैं, तो हम वही बना रहे हैं। अच्छा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूजुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, और ये या तो साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं रह जाएगा या सेल मेम्ब्रेन तक जाएगा पूरा। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जैसे सेल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है ना, वैसे ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और एक तरह से ये रोड का काम करता है। जैसे हमारे यहाँ सड़कें होती हैं, उनसे क्या हेल्प होती है? वो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का काम करते हैं। तो वैसे ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर से, सेल के अंदर से बाहर भी सामान ले जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर भी सामान पहुंचाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सेल के अंदर जो सामान बन रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना भी तो पड़ेगा ना उसको। अब आप दुकान से सामान आपने खरीद लिया, सड़क नहीं है तो घर कैसे लाएंगे सामान? तो ये सड़क की तरह काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक नेटवर्क है ट्यूब्स का जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है। दो तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक में कुछ ग्रैन्यूल्स जैसा अटैच्ड होता है और कहीं पर ग्रैन्यूल नहीं अटैच होते। तो जहां पर ये अटैच होगा जिस हिस्से में, उस हिस्से को कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर का मतलब है यहां पर रफ। तो जहां पर ऐसे ये छोटे छोटे दाने जैसे ग्रैन्यूल्स जैसे अटैच होंगे, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पर ये नहीं अटैच होंगे उनको कहेंगे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो दाने अटैच्ड हैं ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, और ये वैसे भी साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, मगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी अटैच्ड रहता है। इन ग्रैन्यूल्स का नाम है राइबोसोम। ये नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है, इसका नाम है राइबोसोम, और इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेम सेल ऑर्गेनेल विदाउट मेम्ब्रेन। तो क्या नाम है बच्चों उसका? राइबोसोम। और ये राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये सेल का, प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है, सारी चीजें आपने देखा प्रोटीन से बनी, तो वो प्रोटीन कहाँ बनता है? वो इन्हीं छोटे छोटे दानों पर बनता है जिनका नाम है राइबोसोम। अब ये प्रोटीन कैसे बनता है? हम लोग तो प्रोटीन खाते हैं ना, दाल, नॉन वेजिटेरियन फूड में एग, मीट, सारी दूध है, दही है, इनमें प्रोटीन है। मगर ये कौन सा प्रोटीन बना रहा है? तो ये जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं ये डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन से क्या बन जाता है? जो हम लोग ने खाया उससे बनता है अमीनो एसिड। तो ये जो प्रोटीन हमने, जैसे दाल खाई, तो दाल में जो भी प्रोटीन होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होकर के क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड्स। अब सारे अमीनो एसिड्स सेल में प्रेजेंट हैं। मान लीजिए आपको चोट लग गई, अब आपको स्किन प्रोटीन चाहिए, वहां स्किन बनेगी ना,
तो स्किन प्रोटीन चाहिए। तो ये राइबोसोम को पता चलता है कि अच्छा आज चोट लगी है तो मुझे स्किन बनानी है, तो ये फट से जो स्किन के प्रोटीन्स हैं, जो स्किन बनाएगा, जो जो कॉम्पोजिशन है, वो सारे अमीनो एसिड को जोड़ देगा और ये अमीनो एसिड के पैटर्न को चेंज करके ऐसी एक लॉन्ग चेन ऑफ स्किन प्रोटीन बना देगा, या हेयर प्रोटीन, नेल प्रोटीन, ब्लड, जो भी बनना हो, बोन प्रोटीन, वो ये कहाँ बनेगा, ये सब राइबोसोम पे बनेगा। अमीनो एसिड के सीक्वेंस, सारे अमीनो एसिड कह लीजिए माले की मोती हैं, सब बिखरे पड़े हैं। अब स्किन को जिस माला की जरूरत है वो मोती पिक करके उसने माला बना दी स्किन के लिए। तो कितना छोटा ऑर्गेनेल है मगर कितना जरूरी है। बेचारे में एक भी मेम्ब्रेन भी नहीं है, और किस पे ये अटैच रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। जो भी सामान अंदर लाना है, बाहर जाना है, वो सब कहाँ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। और ये दो तरीके का है, रफ एंड स्मूथ। जिस हिस्से में राइबोसोम अटैच्ड होगा उसको कहेंगे रफ, जहां नहीं अटैच्ड होगा उसको कहेंगे स्मूथ। नेक्स्ट ऑर्गेनेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे ही ऑर्गेनेल्स हैं मगर ये नेक्स्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अभी तक हम लोग ने जितने पढ़े ऑर्गेनेल सब डबल मेम्ब्रेन है एक्सेप्ट राइबोसोम। तो ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है मगर जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको कि क्रिस्टी कहते हैं, वो बना देती है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों जरूरी हैं अभी मैं बताती हूँ। हाँ तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये फोल्ड हो जाती है। तो जहां पे ये फोल्ड हुई है उसको स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टी, जिससे कि ये क्रिस्टी बहुत जरूरी है। क्रिस्टी पर एंजाइम्स आकर के काम करते हैं, तो एंजाइम्स को ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है। तो क्रिस्टी का काम क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अच्छा, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती, वो सब कहाँ हो रहा है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। अच्छा, अब ये यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या बनता है, एटीपी। याद है, एटीपी एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की। जो भी एनर्जी है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एटीपी के फॉर्म में। और इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एटीपी है ये कहाँ जेनरेट हो रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जेनरेट हो रही है। और क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बन रही है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे पावर हाउस में बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है जो हमारे घर आती है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में सेल की एनर्जी बनती है, एटीपी बनता है। एक बहुत बड़ी साइकिल, क्रेब्स साइकिल, जब आप लोग 11th-12th में बायो लेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कितना छोटा सा ऑर्गेनेल है, उसके अंदर पूरी बड़ी एक साइकिल चल रही है जिसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। वो उससे ही एटीपी जेनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एक और स्पेशल चीज है जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में है। याद है जब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ रहे थे तो हम लोग ने डीएनए पढ़ा था। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए भी होता है। जैसे और हम लोग ने ऑर्गेनेल्स पढ़े, कहीं राइबोसोम में डीएनए था या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस की तरह से डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें कि डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी बताया राइबोसोम नो मेम्ब्रेन,
वैसे दो ऑर्गेनेल्स अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस जिसमें डीएनए प्रेजेंट है बच्चों, वो कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आज का टॉपिक हम बस यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।